अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो फैमिली यूनिफिकेशन वीज़ा के लिए जो इनविटेशन होता है रोमानिया से, वो आप कैसे हासिल करते हैं और उसके लिए कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब भी आपने अपनी फैमिली के लिए इनविटेशन हासिल करना है तो उसके लिए रोमानियन अथॉरिटीज़ के अंदर आप एक फ़ाइल सबमिट करते हैं। फाइल में जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो आपका डिक्लेरेशन होता है। वो आप डिक्लेरेशन जो होता है वो आप खुद राइट नहीं करते, आप किसी भी नोटरी ऑफिस में जाते हैं। आप नोटरी ऑफिस के अंदर जाते हैं, उनको जाके बोलते हैं कि जी मुझे इन्विटेशन अप्लाई करने के लिए एक डिक्लेरेशन चाहिए। वो ऑलरेडी उनके पास एक प्रोफार्मा बना होता है जिसमें वो सारी डिटेल्स उन्होंने ऑलरेडी ऐड की होती है। उसमें आपका नाम ऐड करते हैं, आपका एड्रेस ऐड करते हैं, आपका जो रेजिडेंस कार्ड होता है उस पर बेसिकली एक नंबर होता है चेने पे, वो आपका ऐड करते हैं। वो सारी डिटेल ऐड करने के बाद वो आपको एक प्रिंट निकाल के देते हैं, वो आप अपने फाइल के साथ इमिग्रेशन के ऑफिस में सबमिट करते हैं। सेकंड में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका स्टेटस है, यानी कि रोमानिया में आपके पास क्या स्टेटस है। रोमानिया में आप टीआरसी कार्ड पर हैं, आप पीआर कार्ड पर हैं, आपके पास रोमानिया का पासपोर्ट है, लास्ट में क्या आपके पास रिफ्यूजी कार्ड है। क्योंकि यहाँ की जो इमिग्रेशन है वो आपका रिफ्यूजी अप्रूव करने के बाद आपको यहाँ का रेजिडेंस कार्ड जारी करती है। उस बेसिस पर भी आप अपनी फैमिली को इनवाइट कर सकते हैं रोमानिया में। और अब थर्ड में जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसको इनवाइट करना चाहते हैं। आप अपनी वाइफ को इनवाइट करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को इनवाइट करना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स को इनवाइट करना चाहते हैं, या आपका कोई ऐसा चाइल्ड जो माजूर है और वो अडल्ट भी है तो कोई इशू नहीं है, आप उसको इनवाइट कर सकते हैं। क्योंकि आप उसका बेयर करते हैं, उसका लिविंग का, उसका फूड का, उसका सारा मेडिकल आप बेयर करते हैं, तो इस वजह से भी आप उसको इन्वाइट कर सकते हैं, रोमानिया में अपने पास बुला सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है कि आप अगर अपनी वाइफ को यहाँ पे इन्वाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज भी आपको समझने के लिए जरूरी है कि रोमानिया 2 शादियां या 3 शादियां को लीगल कंसिडर नहीं करता। बहुत सारे लोगों ने 2 शादियां की होती हैं, एक ने पाकिस्तान में की है, दूसरी आपने यूरोप में भी कहीं की होती है। अगर आप अपनी वाइफ को इन्वाइट करना चाहते हैं तो वो आपको मुश्किल होगी, आपके लिए वो प्रॉब्लम होगी कि आपने एक टाइम पे 2 शादियां की हुई हैं। रोमानियन अथॉरिटीज और पूरे यूरोप में ये कानून है कि आप एक टाइम में एक ही शादी कर सकते हैं, एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान में मुस्लिम जो हैं एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं, उनके इस्लाम में जायज़ है क्योंकि 4 शादियां वो कर सकते हैं। लेकिन यूरोप में आप एक टाइम में एक ही शादी कर सकते हैं। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी जब अपनी वाइफ को इनविटेशन के लिए बुलाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपकी शादी है या डिवोर्स हो गई है फिर कोई इशू नहीं है, फिर आप अपनी वाइफ को इन्वाइट कर सकते हैं। तो लिहाजा आपने ये चीज़ें मेक श्योर करनी है कि जब अपनी वाइफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप रोमानिया में मैरिड नहीं होने चाहिए। अगर मैरिड थे आप पहले, या तो आपका डिवोर्स आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप अपनी वाइफ को पाकिस्तान से इन्वाइट कर सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आपने अभी रोमानिया में डिवोर्स किया है और आप जो मैरिज सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वो आप पुराना लगा रहे हैं, तो तभी वो फ्रॉडनेट में आ जाएगा, वो इलीगल कंसिडर होगा। क्योंकि आप उस टाइम में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि डिवोर्स तो आपकी अभी रिसेंटली हुई है और शादी आपकी पाकिस्तान में जो पहले कैसी हुई वो कहेंगे कि ये इन्होंने इलीगल किया है, फ्रॉडनेट किया है कंट्री के साथ। इन्होंने ये हमारे जो सिटीजन है उसके साथ भी गलत किया है कि उसने पाकिस्तान में भी शादी कर ली और रोमानिया में भी उसकी शादी ऑलरेडी थी। तो आपने जब भी अपनी वाइफ के लिए अप्लाई करना है तो मेक श्योर करना है कि आपकी यहाँ पे शादी नहीं हुई हो, और अगर आपकी शादी यहाँ पे हुई है और डिवोर्स हो गई है, डिवोर्स होने के बाद आप अपनी वाइफ का जो मैरिज सर्टिफिकेट बना रहे हैं वो लेट डेट का होना चाहिए या बाद की डेट का होना चाहिए, जब आप उस बेसिस पर अपनी वाइफ का जो इन्विटेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज में आप अपने बच्चों को जो भी अभी बालिग नहीं है उनको भी इन्विटेशन पे बुला सकते हैं। और तीसरा, आप जो भी अगर आपकी फैमिली में आपकी वाइफ ने और आपने प्लान करके किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है तो वो जो अडॉप्शन के डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ लगाएंगे और अडॉप्टेड जो चाइल्ड है उसको भी आप इन्विटेशन पर रोमानिया में बुला सकते हैं। और एक और प्रोविजन भी है कि रोमानियन अथॉरिटी ये कहती हैं कि अगर आपका कोई अडल्ट चाइल्ड भी है और अनमैरिड है और वो मेडिकली फिट नहीं है और वो डिपेंडेंट आपके ऊपर है, आप उसकी लिविंग का, उसके फूड का, उसके मेडिकल का सारा एक्सपेंस बेयर करते हैं, उसको भी आप अपना इन्विटेशन पर रोमानिया में अपने पास बुला सकते हैं। तो अब आपने ये जाना कि आप किन किन लोगों को अपना रोमानिया में इन्विटेशन पर बुला सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबके लिए सेपरेट डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपने अपने बच्चों को बुलाना है तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उनका एफआरसी चाहिए। एफआरसी बेसिकली फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जिसमें ये पता चलता है कि ये बच्चे आपके हैं। और आप अपनी अगर वाइफ को बुलाना चाहते हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट साथ लगाना होगा। अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं तो तब भी आपका एफआरसी जो पेरेंट्स की तरफ से होता है वो लगेगा। और अगर आप अपनी किसी भी जो अडल्ट बच्चे को बुलाना चाहते हैं जो मेडिकली फिट नहीं है
तो उसके सारे मेडिकल रिकॉर्ड लगेंगे और सारा FRC और सारे डॉक्यूमेंट लगने के बाद वो आप फाइल के साथ सबमिट करेंगे अपना इन्विटेशन के लिए। जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है अपनी फाइल में जब आप इन्विटेशन के लिए अप्लाई करते हैं वो आपके पास है लिविंग स्पेस का होना। यानी आपने ये कोशिश करनी है कि जब आप अपने वाइफ को बुलाना चाह रहे हैं तो आपके पास जो अपार्टमेंट है, जो आपने अपार्टमेंट रेंट किया है या आप उसकी मलकियत है, तो इसकी इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वो इजीली आके अकोमोडेट हो सकें। यानी अगर आप ये करते हैं कि आप 3 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और लेकिन आपके पास 1 रूम अपार्टमेंट है, तो उस बेसिस पर वो आपका रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये वो कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि आप एक रूम के अंदर 4 लोग रह सकते हैं। और इसलिए आपने जब भी अपनी इन्विटेशन अप्लाई करना है तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके पास इनफ स्पेस हो कि जो आप इन्वाइट कर रहे हैं तो वो इजीली आके यहाँ पे रह सकें, अपनी लाइफ को अच्छी तरह गुजार सकें। क्योंकि अगर आपने अपनी वाइफ को बुलाना है तो 1 रूम अपार्टमेंट इनफ है, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को बुलाना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, तो मिनिमम आपके पास 4 रूम अपार्टमेंट होना चाहिए। यानी कि एक रूम आपके पास हो, एक बच्चों के पास हो, एक आपके पेरेंट्स के पास हो, एक आपके पास फ्री रूम हो। तो इस तरह आपने ये जाना कि आपने ये मेक श्योर करना है जब भी आप किसी को इन्वाइट कर रहे हैं तो आपके पास इनफ स्पेस होनी चाहिए उनको रखने के लिए, तो तभी आप इन्विटेशन हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। और साथ फाइल में आप अपना प्रूफ ऑफ इनकम लगाएंगे। यानी कि आपने ये मेक श्योर करना है कि जो भी इन्विटेशन पे आप बुला रहे हैं कि आप इतने काबिल हैं कि आप उनके फूड का, उनके अकोमोडेशन का, उनके जो सारे अखराजात हैं वो बियर कर सकते हो। आपने अपनी सैलरी स्लिप्स भी लगानी है। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगाएंगे, या कोई ऐसी चीज है कि जिससे आपको परमानेंटली पैसे आ रहे हैं वो भी आपने साथ में उस फाइल में लगाना है कि ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है जहां से मुझे परमानेंट इतनी इनकम आती है। उस इनकम के साथ जिन लोगों को आप रोमानिया में बुला रहे हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, आप खुद भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो लिहाजा वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप फाइल के अंदर अटैच करेंगे। और इसके बाद आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस होती है, जो रोमानिया में आप कोई भी अगर जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, आप अपने टैक्सेस पे कर रहे होते हैं, यहाँ पे जो इंश्योरेंस सिस्टम है उसके साथ आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। आपका जो इंश्योरेंस नंबर है वो आपके पास होना चाहिए। वो इंश्योरेंस नंबर भी आप अपनी फाइल के साथ सबमिट करते हैं कि यानी आप मेडिकली इंश्योर्ड हैं। यहाँ पे रोमानियन लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं, आपका जो रजिस्टर्ड है हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, तो आपकी वाइफ अगर काम कर रही है या नहीं कर रही वो भी साथ रजिस्टर्ड कंसिडर होती है। यानी अगर आपकी वाइफ को कोई भी मेडिकल एड चाहिए होगी, हॉस्पिटल में जाना होगा, तो वो फ्रीली जा सकती है। आप क्योंकि टैक्स पे कर रहे हैं रोमानिया में, ये रोमानिया का सबसे अच्छा पॉइंट है कि अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके बीवी और बच्चे आपके टैक्स की वजह से वो भी रजिस्टर्ड कंसिडर होंगे। अगर वो भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो उनको भी वहां पे जो फर्स्ट एड है वो सारी मिलेगी हॉस्पिटल की तरफ से, जो भी पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं रोमानिया में। लास्ट में अब आप जिसको इनवाइट करना चाहते हैं उसका ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी उसके पासपोर्ट की कॉपी आप साथ सबमिट करेंगे कि जिसको आप इनवाइट करना चाह रहे हैं, आप अपने फादर को, मदर को या अपनी वाइफ को या बच्चों को, किसी को भी आप इनवाइट करना चाहते हैं, उनके लिए जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है पासपोर्ट, वो आप साथ में लगाएं। और लास्ट में यहाँ पे आप फीस सबमिट करेंगे 120 यूरोज, जो भी इनविटेशन लेटर की फीस होती है वो आप फीस सबमिट करने के बाद अपनी फाइल को कंप्लीट करने के बाद सबमिट कर देंगे। मैं लास्ट में एक दफ़ा मैं फिर रिकॉल कर देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आपने जब इन्विटेशन अप्लाई करने के लिए फाइल सबमिट करनी है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपका डिक्लेरेशन है, वो आप किसी भी नोटरी में जाएंगे और नोटरी में जाके आप वहां से बनवाएंगे। सेकंड में जो आपका राइट ऑफ रेजिडेंस है रोमानिया, वो किस बेसिस पर है, वो आपके पास TRC कार्ड है, PR कार्ड है या पासपोर्ट है, वो डॉक्यूमेंट साथ में आप लगाएंगे। थर्ड में आप अपना डॉक्यूमेंट लगाएंगे कि आपके पास लिविंग स्पेस इनफ है कि आपको जिसको इनवाइट कर रहे हैं वो आके रह सकता हो। फोर्थ में आप अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम है या आपके पास अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लगाएंगे। और आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस नंबर जो है वो आप अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप कंपनी से डिमांड कर सकते हैं। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो डायरेक्टली वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस नंबर होता है वो आप साथ लगाएंगे। और लास्ट में आप जिस फैमिली मेंबर को बुलाना चाह रहे हैं, अगर आप वाइफ को बुलाना चाहते हैं आप मैरिज सर्टिफिकेट लगाएंगे, बच्चों को बुलाना चाहते हैं तो FRC लगाएंगे, पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं तब भी उनका FRC लगाएंगे, और उनके जो पासपोर्ट हैं, जो ट्रेवल डॉक्यूमेंट है वो साथ लगाएंगे। और अपनी फीस सबमिट करने के बाद आपकी फाइल कंप्लीट हो जाती है। और फाइल कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ के इमिग्रेशन ऑफिस में जाकर सबमिट करेंगे। इमिग्रेशन ऑफिस में फाइल को सबमिट करने के लिए आपको पहले आपकी फाइल ऑनलाइन सबमिट होती है। ऑनलाइन सबमिट होने के बाद वो आपको एक अपॉइंटमेंट जारी करते हैं कि उस दिन आपने जाके अपनी फाइल सबमिट करनी है। और फाइल सबमिट जब होती है तो यहाँ की इमिग्रेशन अथॉरिटीज 90 डेज का टाइम लेती हैं, यानी कि वो 90 डेज के अंदर आपकी फाइल को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद वो आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट की जो फाइनल कॉल देते हैं, वो आपको एक लेटर जारी करते हैं जो आपका इनविटेशन लेटर होता है। मोस्टली इमिग्रेशन 90 डेज के अंदर वो लेटर जारी कर देती है। अगर वो आपकी फाइल को रिजेक्ट भी करती है तब भी वो आपको बता देती है 90 डेज के अंदर। इस वीडियो में आपने ये जाना कि आप
को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और किस प्रोसेस के जरिए आप इमिग्रेशन में अपनी फाइल सबमिट करते हैं और इमिग्रेशन कितनी देर तक आपकी फाइल को प्रोसेस करती है और आपको इन्विटेशन लेटर जारी करती है या आपकी फाइल को रिजेक्ट करती है। जी, अब नेक्स्ट सीरीज की जो वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि वो किन बेसिस पर आपकी फाइल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, यानी वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से इमिग्रेशन आपकी फाइल को एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। तो बने रहें हमारे साथ सीरीज में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। हम उसमें आपको वो सारी चीजें बताएंगे जब आपने अपनी फाइल सबमिट करनी है तो आपने उन चीजों को मद्देनजर रखना है, उन चीजों का खास ख्याल रखना है जब आपने फाइल सबमिट करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।